हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BCOS 186 का प्रीवियस ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो करने वाले हैं। दिसंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है, दिसंबर 2023 का। डेट यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, इसी को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसमें से जो पहला सवाल है ये वाला, ये हमने पहले ही करा रखा है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो देखनी है इस वाले क्वेश्चन की, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाके देख लेना। आज हम इसको लीव करते हुए, ठीक है, इसको हम लीव करेंगे। इसको हम नहीं पढ़ेंगे आज, क्योंकि हमने पहले कर रखा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर वीडियोज़ में लिंक मिल जाएगा आपको। सेकेंड क्वेश्चन हम करेंगे आज इसका, जो कि है ये वाला, ठीक है। आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि आपको अपनी पसंद के किसी उत्पाद को किसी संभावित ग्राहक को बेचना है, तो विक्रय को मूर्त रूप देने के लिए आप किन स्टेप्स का अनुसरण करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, यही वाला। इसी को हम इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे, ठीक है। अगर कुछ लोगों को हिंदी में नहीं आ रहा समझ में, तो वो इंग्लिश में समझ सकते हैं। इंग्लिश में क्या है, इफ़ यू हैव टू सेल अ प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस टू अ प्रोस्पेक्ट, व्हाट स्टेप्स वुड यू फॉलो टू मटेरियलाइज द सेल्स, ठीक है। तो ये सवाल इंग्लिश में है, वही सेम हिंदी में भी है। अब हमें यहाँ पे इसका जो है, इसको सवाल को जवाब में कन्वर्ट करना है। तो मैंने पहले क्या किया है, एक छोटा सा इसको इंट्रो लिखा है यहाँ पे। इंट्रो से क्या होगा, आपका जो ऊपर पूछा गया है ना, आप उसको यहाँ पे समअप करोगे पहले, ठीक है। तो ये आप इसको पढ़ लेना कि भाई क्या क्या कर सकते हैं हम। फिर मैंने जो है डायरेक्टली मैं पॉइंट पे आया हूँ। देखो, ये पॉइंट जो है मैंने शॉर्ट्स में लिखे हैं, काफ़ी मतलब छोटा लिखा है, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिल पाए और काफ़ी इजी टू रिमेंबर हो, आपको याद रखने में भी दिक्कतें ना आए। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे हमें कोई ऐसा चाहिए होता है, कुछ चीज़ें जो कि हमें जल्दी से सब कुछ रिवाइज करा दे, ठीक है। तो ये उसी तरीके से होने वाला है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है ही साथ साथ में, तो ये भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है, आप देख सकते हो इसको, ये है आपका संभावित संभावना तलाशना और लीड जनरेशन करना। इसमें क्या होता है, जब भी आप अपने किसी व्यक्ति को, ठीक है, आप एक सेल्समैन हो, आप चीज़ों को सेल करते हो, ठीक है, आप दुकान पे काम करते हो या दुकान के मालिक हो, तो आपको सेल करने का काम है। आप क्या करोगे, संभावना तलाशोगे कि भाई कहीं भी पॉसिबिलिटीज़ होती है किसी चीज़ को सेल करने की, तो आप कोशिश करते हो कि सेल कर दो उसको, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपके आदर्श ग्राहक होते हैं, यानी कि जो आपके आइडल कस्टमर्स होते हैं, उनकी आप पहचान करते हो कि यार ये हमारे लिए सबसे सही है। कहने का मतलब, जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है आप उसी को सेल करोगे ना, तो इसी को हम आदर्श ग्राहक कहेंगे। कि भाई किसी को, एग्जांपल के लिए, आपकी एक इलेक्ट्रिकल चीज़ों की सामान की जो दुकान है, उसमें हर एक चीज़ है आपके पास, एसी भी है, फ्रिज भी है, ठीक है, सब कुछ जो भी इलेक्ट्रिकल सामान होता है, अप्लाइंसेस होते हैं, वो सभी आपके पास है। तो आपके कस्टमर को एसी चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइडल ग्राहक, ठीक है, आदर्श ग्राहक हो गया आपका, क्योंकि उस समय उसको वो चीज़ चाहिए, तो आपको वो सेल भी करनी है, क्योंकि आप वो काम करते हो सेल करने का, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं संभावना तलाश करना। इसमें आप रिसर्च करते हो कि आपके पसंद के कौन कौन से ग्राहक हो सकते हैं जिनको आप वो सामान सेल कर सकते हो जो आप सेल करते हो, ठीक है। एसी है, फ्रिज है, टीवी है, और मोबाइल फ़ोन्स भी हो सकते हैं। तो ये जो सामान है आप सेल करने के लिए अपने ग्राहक को सर्च करोगे कि आपके लिए कौन से ग्राहक बेस्ट है, और आप कुछ ना कुछ तरकीब बढ़ाओगे जिससे कि आपके सेल्स ज़्यादा हो, ठीक है। आप क्या पता डिस्काउंट देने लगो अपने कस्टमर्स को, और या साथ में कुछ लोग होते हैं गिफ्ट वगैरह भी देते हैं, तो वो भी आप दे सकते हो। दिवाली वगैरह पे आप देखते हो कि जब भी आप कुछ खरीदते हो तो गिफ्ट भी साथ में मिलता है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ है, आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। और ये वही सलाह सेम तलाश करना कि आपके जो फेवरेट ग्राहक है जो आपका सामान खरीदेंगे, उनको आप ढूंढोगे पहले। उसके बाद सेकंड में क्या करोगे, योग्यता, स्किल्स पर बात आती है यहाँ पे। इसमें क्या है, कस्टमर को उनके रुचि और उपयुक्तता की आकलन करने की एक योग्य बनाएंगे। यानी कि कस्टमर को, आप देखते हो, आप जब भी कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हो मार्केट में, तो जो दुकानदार होता है क्या करता है, वो आपको उस चीज़ के बारे में बताता है, उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं ना, वो आपको गिनवाता है कि सर इसमें ये फीचर्स है, ये है, वो है। तो क्या कर रहा है, आपको सिखा रहा है, आपको आपके अंदर स्किल्स डेवलप कर रहा है कि आप उस चीज़ की जो चीज़ें हैं, जो उसमें अच्छाई है, उसको पसंद करो और आप उसको ख़रीद लो, ठीक है। तो ये एक टेक्निक्स होती है सेल करने की।
इसमें उनकी ज़रूरत और बजट जो है, इन दोनों को देखते हुए चीज़ों को वहाँ पे सेल किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो कस्टमर है उसका बजट देखेंगे और उसकी जो रुचि है, उसका जो इंटरेस्ट है वो देखेंगे, ठीक है। बजट और इंटरेस्ट उनको मिक्स करके फिर जो उनके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होगा वो उनको दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड जो टॉपिक है इसके अंदर है प्रस्तुति और प्रदर्शन करना। यानी कि डिस्प्ले करने की बात कर रहा है। प्रस्तुत मतलब या फिर प्रदर्शन मतलब हम डेमो करते हैं ना, कि फिर दिखाते हैं, कार चला के देखते हैं। जब भी हम कभी शोरूम में जाते हैं तो हम यूज़ करते हैं चीज़ों को। कार खरीदते हैं तो कार चला के देखते हैं, एक बार टेस्ट ड्राइव लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेमो, कि भाई डेमो दिखाओ हमें, ऐसे हम नहीं परचेस करेंगे, है ना। मतलब देखने के लिए कि कंफर्ट वगैरह अच्छा है या चलाने में कैसी है, स्मूथनेस है गाड़ी के अंदर की नहीं है, वो सब हम चेक करते हैं। उसके बाद डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले जैसे कि आप शोरूम वगैरह में जाते होंगे तो वहाँ पे आपको गाड़ियाँ जो है बाहर ही दिखती है। शीशे वगैरह के जो है शोरूम होते हैं, वहाँ पे शीशे लगे होते हैं और चारों तरफ आपको दिखेगी गाड़ियाँ, चमकती हुई गाड़ियाँ। तो वो आप जो है आपको ख़रीदने के लिए प्रेरित करती है कि आप उन सब चीज़ों को ख़रीदो, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको कि आप कैसे अपनी पसंद का सामान दूसरों को सेल करते हो, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको उनको समझाना पड़ता है, उनको वो दिखाना पड़ता है, ठीक है। उनको उस चीज़ के लिए मनाना पड़ता है कि आपको ये ख़रीदना ही चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आपत्तियों का निपटान। इसमें क्या है, जो कस्टमर है डेफिनेटली उनके अंदर कुछ ना कुछ सवाल जवाब होंगे चीज़ों को लेके कि भाई गाड़ी में माइलेज है कि नहीं, और आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी है गाड़ी की बात कर रहे हैं तो गाड़ी की लेके चलते हैं ना, बार बार टॉपिक्स चेंज करने से जो है दिक्कतें आ सकती है। तो ठीक है, ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं। तो उनको जो है आपत्तियों को दूर करना भी एक सेल्समैन का काम होता है कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी जो गाड़ी है उसमें अच्छी माइलेज आती है, और जो आफ्टर सेल सर्विस है वो और कंपनियों से जो ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा बेटर है हमारे यहाँ पे, ठीक है। आपको हर एक एरिया में हमारे सर्विस सेंटर्स मिल जाएंगे जो कि आपको बड़े ही अच्छे और रीजनेबल प्राइस पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। इस तरीके से जो है मैनिपुलेट करते हैं कस्टमर्स को, मैनिपुलेट नहीं कर सकते इसको, मतलब कि बताना, इन्फॉर्मेशन देना कि भाई आपकी जो सवाल है वो बहुत अच्छे हैं और हमारे पास उसके जवाब भी है, क्योंकि हमारे पास सर्विस सेंटर्स बहुत ज़्यादा है और हमारी गाड़ी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये जो है ऐसे यहाँ पे होता है। उसके बाद कुछ दो टॉपिक्स और बच रहे हैं इसमें, जैसे कि पहला है, पांचवा है बातचीत और बिक्री का समापन करना। इसमें क्या है, कई प्रकार की तकनीकों का प्रयोग इसमें किया गया है या किया जाता है। समझौता हो जाने पर बिक्री पूर्ति करें और लेन देन को अंतिम रूप दे। यानी कि जब एक बार हमने सब कुछ डिस्कशन कर लिया कि भाई गाड़ी अच्छी है, चलो कस्टमर को पसंद आ गई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फिर बाद में जो परचेस होगी तो वो पैसे वगैरह का लेन देन होगा, बुक होगी गाड़ी की भाई बुक कर दो हमारे नाम से, तो वो बुक हो जाएगी। और फिर गाड़ियाँ जो है ना, तो कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है जो कि नहीं आई होती है, ठीक है। तो उसके फीचर बता दिए, अब वो पसंद आ गई व्यक्ति को, उसने बुक कर ली कि भाई मेरे लिए बुक कर दो गाड़ी, और मुझे मैं फ़ोन करके बता देना जब भी गाड़ी आएगी मैं आ जाऊँगा लेने के लिए, और बाकी की जो पेमेंट है मैं तभी कर दूँगा। बाकी जो कुछ पेमेंट्स होती है 10,000 15,000 वो उसी समय वहाँ पे कर देता, बुकिंग अमाउंट जो होता है, ठीक है। और अनुवर्ती और अपसेलिंग, इसमें क्या है, बिक्री बाद ग्राहक की उपेक्षा ना करे, बेहतरीन ग्राहक सेवा प्रदान करे। हाँ, वही आफ्टर सेल सर्विस की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि एक बार उसको ख़रीद लिया तो ऐसा ना हो कि उसको पछतावा हो रहा है सामान खरीदने के बाद कि मैंने इसी सेंटर से क्यों ख़रीदा या इसी शोरूम से क्यों ख़रीदा, है ना। तो ऐसा ना हो, उसको एक सेटिस्फेक्शन हो ताकि फ्यूचर में भी वो आपसे सामान खरीदे, क्योंकि वो कस्टमर है, वो सिर्फ एक बार का नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहना चाहिए, ठीक है। कनेक्टेड हमारे साथ हमेशा उसकी होनी चाहिए कनेक्टिविटी वगैरह। तो ये आपका पहला सवाल है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, ये काफ़ी बड़े बड़े जो है एक आपको स्टेटमेंट टाइप में दी हुई है, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसको भी, क्या है सेकंड क्वेश्चन आपका, एक सेल्समैन के लिए क्रेता व्यवहार को समझना आवश्यक है, व्याख्या कीजिए और क्रेता व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो क्या कह रहा है, एक सेल्समैन के लिए क्रेता व्यवहार को समझना, ठीक है। यानी कि जैसे कि आप एक सेल्समैन हो सकते हो, ठीक है, जो सामान सेल करता है, तो
उसके लिए जो बिहेवियर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप शोरूम वगैरह में जाते हो बड़े बड़े, तो वहाँ पे आप देखते हो जो भी वहाँ पे शॉपकीपर होता है या जो सेल्समैन होता है, जो सामान सेल कर रहा होता है, गाड़ी वगैरह है, छोटा मोटा सामान जो भी है, तो वो आपसे बड़े ही अच्छे तरीके से बात करता है। उसका बिहेवियर बहुत ही पोलाइट होता है कि सर क्या चाहिए आपको, आप क्या लेना पसंद करेंगे, आपका बजट वगैरह जो भी है वो पूछता है सब कुछ। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। और उसके अंदर जो कुछ व्यवहार को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, वो भी यहाँ पे हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो मैंने कुछ इंट्रो लिखा हुआ है, इसको आप ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। ये सभी आपको एग्जाम में भी लिखने हैं। इसी तरीके से ना लिख पाए तो कुछ ना कुछ ऐसा ही आपको लिखना है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट कभी कुछ याद नहीं हो पाता है, ठीक है। बहुत ही कम लोग हैं जो रट्टा मार पाते हैं, और रट्टा नहीं मारना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। क्रेता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जो मेन काम था मैंने यहाँ पे कर दिया है, जो कि ऊपर पूछा गया था, ठीक है। जो भी क्रेता व्यवहार को समझना आवश्यक है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि कब कैसे उत्पाद को खरीदना और उपयोग करना है, इसके बारे में व्यवहार जो है उसको कहते हैं। यानी कि एक सेल्समैन को पता होना चाहिए कि जो कस्टमर है वो क्या खरीद रहा है, कब खरीद रहा है और कैसे खरीद रहा है, उसका बजट, उसकी पसंद, वो सबको देख के वो डिसाइड करता है सेल्समैन कि भाई जो कस्टमर है उसको उसके लिए बेस्ट चूज़ क्या होगा, क्या चीज़ें हैं जिसके साथ वो ज़्यादा पसंद करेगा, जिसको खरीदना पसंद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कारक बता रखे हैं। सबसे पहला कारक होता है सांस्कृतिक कारक। ये आपके बुक से है, जो पहला वाला सवाल था वो मैंने अदर रिसोर्सेज से भी लिया है उसमें जो है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा मटेरियल के लिए ऐसा करना पड़ता है, ताकि आपके पास अच्छी सी नॉलेज हो एक टॉपिक के बारे में। अगर सवाल आता है तो आप इजीली इसका जवाब दे पाओगे। सबसे पहले हमारा कल्चरल जो है रीज़न होता है किसी भी चीज़ को खरीदना या ना खरीदने के पीछे। सबसे पहले संस्कृति, इसमें नैतिकता आती है, मूल्य आते हैं, चाहत, ज़रूरत, प्राथमिकता और धारणा, ठीक है। एक होता है उप संस्कृति। इसमें क्या होती है, इसमें होता है धर्म, भौगोलिक समूह, नस्लीय समूह, राष्ट्रीय और जाति। तीसरा है सामाजिक वर्ग। इसमें शिक्षा, धन, आय और व्यवसाय, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। देखो सांस्कृतिक कारण में 3 कारण आपको अभी तक देखने को मिले हैं इसके अंदर, ठीक है। और भी हो सकते हैं पर मैंने इतना ही लिखा है, इनको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सबको एक्सप्लेन ना करें तो कुछ दो भी आपको याद रह जाए, तब भी आपका काम चल जाएगा। मैंने बहुत सारे लिखे हैं इसलिए। सांस्कृतिक कारण में क्या होता है कि भाई आप जिस भी कल्चर में आप रहते हो, ठीक है, हम सब भी किसी न किसी कल्चर में पले बड़े होते हैं, तो हमारा उस कल्चर से बहुत ही ज़्यादा गहरा रिश्ता होता है। और हमारी जो परचेजिंग होती है ना, हमारे कल्चर से बहुत ज़्यादा मेल खाती है, ठीक है। अगर एग्जांपल के लिए आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में रहते हो, तो आप की जो परचेजिंग होगी, एग्जांपल के लिए गाड़ी खरीदते हैं हम, ठीक है, बार बार वही एग्जांपल। तो गाड़ी जो खरीदोगे आप, तो कैसी खरीदोगे, पहाड़ों में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए गाड़ी कैसे सही रहेगी भाई, जिनके टायर ऊंचे होते हैं, बड़े बड़े टायर वाली गाड़ी, जैसे कि थार वगैरह जो होती है, ठीक है, जो कि जिससे कि हम ऑफ रोडिंग कर सके, ऐसी गाड़ी खरीदना पसंद करोगे ना, क्योंकि आप जंगलों में जो है पहाड़ों की साइड में रहते हो, ताकि क्योंकि वहाँ पे जो है सड़क काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है, तो दिक्कतें आ सकती है। क्योंकि अगर आप सेडान वगैरह खरीदोगे वहाँ पे, तो वो चलेगी ही नहीं, पत्थर वगैरह लगेंगे, ख़राब हो जाएगी। तो आप ऊँची गाड़ी खरीदना पसंद करोगे। तो यही जो है सांस्कृतिक कारण होता है। आपकी समाज, आपका जो आसपास का रहन सहन का जो तरीका है, वो सब हमारे जो है परचेसिंग पे इफ़ेक्ट करता है। हमारा धर्म वगैरह जो है इसमें आता है। और हमारी एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। एजुकेशन के हिसाब से चीज़ों को हम परचेज़ करते हैं। हमारे पास कितना धन है, ये भी हमारा जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसमें। हमारी इनकम कितनी है, क्या हम काम करते हैं, इन सभी को ध्यान रखते हुए हम चीज़ों को खरीदते हैं, ठीक है। अगर एक टीचर है तो सोच के चलिए आप उसका वो कैसी चीज़ खरीदना पसंद करेगा, ठीक है। एज अ टीचर काफ़ी कम खर्च वाली, ठीक है, जिसकी मेंटेनेंस कम हो, वैसी चीज़ें खरीदना पसंद करेगा, ठीक है। और जिसकी आमदनी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा सैलरी कमाएगा, उसकी परचेसिंग भी ज़्यादा होगी, उसकी पावर अच्छी होगी खरीदने में, तो वो उस हिसाब से सामान खरीदेगा, ठीक है। तो ये रहा पहला, ठीक है, ये पहला ही पॉइंट है। इसके अंदर काफ़ी सारे हैं। दूसरा होता है सामाजिक कारक। इसमें होता है आपकी फैमिली,
आपका संदर्भ समूह और भौगोलिक भूमिका और परिस्थिति स्थिति होती है। परिवार में आपके माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, ये सभी आपकी जो परचेजिंग होती है उसमें इम्पैक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। आपका संदर्भ समूह मतलब आपके दोस्त, सहकर्मी, यानी कि जो ऑफिस में आपके साथ काम करते हैं, आपके रिलेटिव्स, ये सभी आपके जो है संदर्भ समूह में आते हैं। और टीचर हो आप, डॉक्टर हो आप, हाउसवाइफ हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी परचेजिंग डिसाइड होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपकी परचेजिंग पे फ़र्क डालते हैं। इन सभी का इस्तेमाल करके आप इन सबको, ये जो परिवार वाला जो पोर्शन है इसके अंदर आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, कि भाई ये चीज़ें जो है परिवार के अंदर हमें जो है इम्पैक्ट करती है किसी भी चीज़ को खरीदने या ना खरीदने के लिए। व्यक्तिगत कारक होता है, पर्सनल भी होता है कुछ लोगों का, कि भाई आय कम है तो कम चीज़ खरीदेगा, अगर ज़्यादा है, सॉरी आय कह रहा हूँ, आयु है, एज, यानी कि अगर युवा है तो वो कुछ चमकीली भड़कीली बाइक्स जो तेज़ भागती हैं वो खरीदेगा। बुज़ुर्ग है तो वो कोई धीमी दामी चीज़ खरीदेगा ताकि काम चल जाए और मतलब कि बड़ी इजीली चीज़ें हो जाए। और अगर हम बात करें सैलरी की, तो उच्च आय है तो निम्न आय है तो उसकी चॉइस चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग। व्यवसाय क्या करता है, यानी कि जो काम क्या करता है वो बता रहा है। जीवन शैली, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, अगर स्वस्थ जीवन है उसका तो वो जो फूड है वो वैसे ही खाएगा, स्वस्थ फूड खाएगा, यानी कि वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें, कम ऑयली खाना खाएगा। ठीक है, तो ये होगा। व्यक्तित्व जो है उसके अकॉर्डिंग खरीदता है कि भाई कैसा है, आक्रामक है, गुस्से वाला है, शांत है, तो भी जो है उसकी परचेसिंग पे फ़र्क पड़ता है। तो ये जो है एक सेल्समैन को इस सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, यही आपको बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं इस बुक को, इस चैप्टर को, इस चैप्टर का कह रहा हूँ, इस टॉपिक को, तो इसलिए हमें इसे पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिर्फ आंसर लिखने के लिए नहीं, वैसे भी नॉर्मल लाइफ में भी आपको पता होना चाहिए। आर्थिक कारक हो सकते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को खरीदने में, क्योंकि अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप कैसे खरीदोगे। इसमें व्यक्तिगत आय होती है, परिवार आय होती है, आय अपेक्षाएं होती है, और भौतिक ऋण होता है, भौतिक उपभोक्ता ऋण, सॉरी। इसमें ईएमआई जो आप भरते हो, ईएमआई पे हम खरीदते हैं, वो उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे। मनोवैज्ञानिक कारक भी होते हैं इसमें, प्रेरक। ठीक है, और सीखना, धारणा, ये सब चीज़ें आती है, यानी कि आप कहाँ से इंस्पायर हो। ठीक है, मनोविज्ञान में इंस्पिरेशन और लर्निंग और जो आपकी थॉट्स होते हैं उस पर आपकी परचेजिंग डिपेंड करती है, यही आपको बता रहा है यहाँ पे। उसके बाद आता है आपका 5वां क्वेश्चन, जो कि आपको है आपत्ति के। इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो ये है, इसके साथ एक और भी है। ठीक है, 10 नंबर के होते हैं, ये आपका 10 मार्क्स का है, और प्लस 10 मार्क्स का सेकेंड वाला जो है आपका वो आएगा, आपको दोनों करने होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि आपत्ति के समाधान की विभिन्न तकनीकों को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आपत्ति के समाधान की विभिन्न तकनीकों, बेसिकली जो भी कस्टमर होते हैं उनकी जो आपत्तियां होती है, आपत्ति मतलब सवाल होते हैं कि भाई क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही है या नहीं है। तो आपको ना, अगर आप एक सेल्समैन हो या वुमेन हो, तो आपको ध्यान रखना है कि सामने वाला कंफ्यूजन में बिल्कुल ना आए। ठीक है, वो उसको आपको सामान बेचना है, ना कि उसको कंफ्यूजन में डालना है। ठीक है, समझ रहे हो। तो उसको उस हिसाब से गाइड करना है आपको कि सर आप जो पसंद कर रहे हो बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप ये खरीद सकते हो। या फिर अगर आपके पास और चॉइसेस हैं तो ये भी हम जो है इसको भी आपको हम रिकमेंड करेंगे, तो आप ये भी खरीद सकते हो, क्योंकि ये कम प्राइस में आ रहा है। तो अगर वो प्राइस सुनेगा, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाला उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है। ठीक है, अगर मिडिल क्लास है तो वो जो आप कम प्राइस वाला बताओगे ना वो खरीदेगा वो डेफिनेटली, तो वो जो है उसको देख के संतुष्ट हो जाएगा कि चलो ठीक है ये वाली बेस्ट है, कम प्राइस में भी है और अच्छी भी लग रही है। तो वो ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बता रहा है। इसी को मैंने यहाँ पे एक तो इंट्रो लिख दिया है, ठीक है, छोटा सा, और उसके बाद प्रत्येक इनकार करना, आपत्ति को आप कैसे अलग तरीके से बता सकते हो। या देखो कस्टमर्स होते हैं तो वो उनके दिमाग में सवाल होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो उसी के बारे में है कि कुछ बोलता है कि भाई जैसे कि हमें बता रखा है ग्राहक के बीच में और एक जो सेलर है उसके बीच में एक बात चल रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप डायरेक्टली मना कर दो उसको, किसके लिए, कि भाई कस्टमर कह रहा है आपका उत्पाद पुराना हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेलर है वो क्या बोलेगा कि सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है,
जो आपके पास सामान जो हम सेल कर रहे हैं आपको, ये बिल्कुल लेटेस्ट है और अभी ये भी पिछले महीने ही ये आया है। तो ये क्या है, ये आप मैं तो कर रहे हो, लेकिन आपकी जो वॉइस है वो बहुत ही क्लियर है और काफ़ी अच्छी है, फॉर्मल है। उसको बुरा भी नहीं लगेगा और उसको लगेगा कि नहीं ये शायद सही कह रहा है, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आप जो वो गलत कह रहा था, जो सोच रहा था वो गलत चीज़ है कि भाई नहीं ये सब हमें पुराना चीज़ सौंप रहे हैं, तो उसकी जो धारणा है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जो आपत्ति है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद सेकंड जो है वो प्रश्न पूछना होता है। इसमें क्या है कि भाई ग्राहक कह रहा है कीमत बहुत ज़्यादा है इस जो भी आप सामान सेल कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि भाई आपका बजट पूछ सकते हो आप उसका, कि आपका बजट क्या है। उसके अकॉर्डिंग आप उसको जो है सामान सेल कर सकते हो, ठीक है। कि सर आप मुझे आपका बजट बताइए, मैं आपके अकॉर्डिंग आपको जो है सामान सेल करूँगा ताकि आपको अच्छा लगे, जो कि आपके हिसाब से बेस्ट होगा। और इसी प्राइस में जो आप चाहते हो मैं उसी प्राइस में आपको बेस्ट से बेस्ट सामान सेल करूँगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है क्योंकि सवाल में बोला गया था कि एग्जाम्पल भी आपको ऐड करना है, ठीक है। सवाल में यहाँ पे डायरेक्टली एग्जाम्पल्स भी ऐड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये बिना एग्जाम्पल के अधूरा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बूमरिंग, ठीक है, बूमरिंग या बूमरैंग जो भी लिखा हुआ है, इसमें क्या है, जो कस्टमर है वो कह रहा है कि आपके उत्पाद में एक्स विशेषता नहीं है, यानी कि कोई भी फीचर्स जो होंगे वो नहीं है, ऐसा कस्टमर कह रहा है। तो आपको क्या कहना है कि हाँ, लेकिन हमारे प्रोडक्ट में ABC जो फीचर्स है वो है, जो कि उस वाले में नहीं है, जो कि उस व्यक्ति के पास है जिससे कि आप देख के आए हो, ठीक है। तो जो है ये क्या है, ये भी एक उसको घुमाने वाली चीज़ है। यानी कि वो आपको एक आपके प्रोडक्ट की एक कमी बता रहा है, तो आप अपने प्रोडक्ट की 4 अच्छाइयाँ उसको गिना रहे हो, ठीक है। तो ये भी जो है एक एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो। एक होता है मुआवजा, यानी कि डिस्काउंट, ठीक है। कस्टमर कह रहा है कि भाई डिलीवरी बहुत ज़्यादा लंबी है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप कह सकते हो कि हाँ सर ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है आपको ये सब बोल के कि टाइम लग रहा है डिलीवरी में, और हम भी आपसे क्षमा चाहते हैं इसके लिए। लेकिन अगर आप फ्यूचर में हमसे कोई और सामान परचेज़ करोगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो क्या है, वो उस चीज़ को भूल जाएगा कि समय लग रहा है, कि क्यों, ताकि आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो वहाँ पे। तो वो सब कुछ भूल के आपका डिस्काउंट को ध्यान में रखेगा और आपको फ्यूचर में भी सर्विस देने का मौका देगा, ठीक है। तो ये जो है आपका है। उसके अलावा एक और सवाल यहाँ पे आता है, सेकंड जो इसका पार्ट है वो, इसमें क्या है, कह रहा है कि विक्रय प्रस्तुतिकरण को विभिन्न रणनीतियों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पे भी एग्जाम्पल दे रहा है आपको, और सेलिंग डिस्प्लेइंग के बारे में बता रहा है कि जो भी आप सेल करते हो उसको हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों के सामने, तो उसकी टेक्निक्स पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वही सेम इंट्रो लिखा है छोटा सा, इसको आप पढ़ लेना डेफिनेटली, अब बहुत काम की चीज़ें लिखता हूँ मैं। और दूसरी है शैक्षणिक प्रस्तुतियाँ। इसमें क्या है, एकेडमिक प्रेजेंटेशन होती है, यानी कि जिसमें कि आप क्या करते हो, फोकस ऑन रिसर्च एंड डाटा यहाँ पे होता है, और क्लियर स्ट्रक्चर होता है इसमें, और विजुअल एड्स होती है, एक्सपर्ट लैंग्वेज होती है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या कह रहा है, जब भी आप किसी भी वस्तु को, किसी भी प्रोडक्ट को जब आपको सेल करना है, तो पहले आप क्या करोगे, उसके जो इन्फॉर्मेशन है, उसके जो डाटा वगैरह है, उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं, वो आप उसको निकालोगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कोई गाड़ी आप सेल कर रहे हो, आप शोरूम है आपका, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस गाड़ी के सामने जो गाड़ी खड़ी है, ठीक है, जो आपको सेल करनी है, उसके सामने आप एक बोर्ड लगाओगे उसकी अच्छाइयों का, गाड़ियों की जो अच्छाइयाँ हैं, जो उसके अंदर रिसर्च जो आपकी आपने की है कि भाई इसमें ये अच्छाइयाँ है, आपको देखना पड़ेगा कि लोगों की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उसके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो छाट के लिखोगे कि भाई ये डिमांड है लोगों की, तो इस हिसाब से मैं इस पर लिखता हूँ यहाँ पे, जिस ताकि जो लोग आए वो इसकी जो ये चीज़ें हैं ना, माइलेज अच्छी है वगैरह वगैरह, वो देखेंगे, ना कि जो इसमें जो बुराइयाँ हैं, जैसे कि पावर है, जो इंजन है उसमें पावर कम है, तो वो भूल जाएंगे माइलेज के चक्कर में, ठीक है। तो ये भी वो जो है ऐसा इसको बोलते हैं एकेडमिक प्रेजेंटेशन, हिंदी में शैक्षणिक प्रस्तुतियाँ, ठीक है। और एड्स वगैरह लगाओगे आप, विजुअल एड्स जो कि दिखती है पोस्टर्स के द्वारा, ठीक है। और टीवी पे जो एड्स लगाई जाती है वो उसको बोल रहा है।
और जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल करोगे वो बहुत ही अच्छी होगी, प्रोफेशनल होगी और समझने लायक होगी, ताकि लोग पढ़ के उसको ईजिली समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। क्योंकि देखो, जब पोस्टर्स वगैरह होते हैं, जो एड्स होती है ना, उसमें आप बहुत सारी सब जो कहानियाँ है ना वो नहीं लिख सकते। आपको बहुत ही शॉर्ट रखनी पड़ती है। एड्स वगैरह जो होती है किसी भी गाड़ी की आप देखोगे तो काफ़ी शॉर्ट लिखती है वो, कि भाई कुछ भी स्लोगन लगाते हैं ताकि जो लोग हैं उसके स्लोगन को देख के उस गाड़ी की जो विशेषता है ना, जो अच्छाइयाँ हैं, उसको पकड़ लें और उसको परचेज करें। ठीक है, उसके बाद व्यावसायिक प्रस्तुतियाँ, इसमें बिजनेस प्रेजेंटेशन आएगी आपकी कि भाई एम्स क्या है आपका, स्टोरी टेलिंग, विजुअल इम्पैक्ट, कॉल टू एक्शन, ये सब इसमें आता है। ठीक है, इसमें बेसिकली कोई और कंपनी इसको खरीदना चाहती है आपके प्रोडक्ट को, तो उसके लिए है ये। ठीक है, बिजनेस प्रेजेंटेशन जो आप कंपनियों में देते हैं ना, कि भाई हमारी कंपनी जो है वो गाड़ी के टायर बनाती है। ठीक है, तो जो टायर है उसको प्रेजेंट करने के लिए आपको एम्स करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी कि भाई गाड़ी के टायर्स की ये विशेषताएं हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी समय तक चलते हैं और बारिश वगैरह में भी स्लिप नहीं होंगे, काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग है इसकी। इस तरीके के जो है आप चीज़ों को करेंगे। उसके बाद विपणन प्रस्तुतियाँ, इसमें है मार्केटिंग प्रेजेंटेशन कहते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में, यानी कि बाज़ार में आप कैसे सेल करोगे वो बोल रहा है। सेम सब चीज़ें होंगी यहाँ पे भी। तकनीकी प्रस्तुतियाँ यानी कि टेक्निकल प्रेजेंटेशन, कि भाई जब आप अपनी प्रोडक्ट को टेलीविज़न पे एड्स के द्वारा दिखाओगे तो वहाँ पे आप क्या करोगे। ठीक है, विजुअल एड्स दोगे, ऑडियंस इंगेजमेंट्स देखोगे और डेमोस्ट्रेशन वहाँ पे दोगे आप। ठीक है, गाड़ी का चला के दिखाते हैं ना एड्स वगैरह में, तो उसी को बोल रहा है डेमोस्ट्रेशन देते हैं। कि भाई अगर जैसे कि थार वगैरह गाड़ियाँ होती हैं, ऊंची ऊंची गाड़ियाँ जो होती है एसयूवी, तो उनको पहाड़ों पर चला कर दिखाते हैं ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई इससे हम ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, पहाड़ों वगैरह पे जा सकते हैं ईजिली। उसके अलावा यहाँ पे 5वां है आपका सार्वजनिक भाषण प्रस्तुतियाँ, पब्लिक स्पीकिंग प्रेजेंटेशन। यहाँ पे कनेक्टिंग टू द ऑडियंस। ठीक है, आपकी जो ऑडियंस है उससे जुड़ना होता है और स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग होती है, बॉडी लैंग्वेज और प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन जो है यहाँ पे आती है। यानी कि इसमें क्या होगा, डायरेक्टली आप पब्लिक के पास जाके अपना सामान जो है उसको प्रेजेंट कर रहे हो। वहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके पास अच्छी बात करने की स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, कन्वर्सेशन स्किल्स होनी चाहिए और लोगों से जुड़ने की आपके पास कला होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी सी कहानी सुना पाए आप उनको, अपनी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें बता पाए, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए जिससे कि आप कॉन्फिडेंट दिखे। ठीक है, तो ये जो है आपको उसके लिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, तो वो इसके अंदर आता है। ठीक है, बाकी चैप्टर जो भी ये जो है प्रीवियस से आपका जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है। इतने ही थे आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे बता देना कमेंट करके, और वीडियोस लाने के लिए मैं कोशिश करूँगा लेके आ जाऊँ। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।